सर कॉन्फिडेंस इंटरवल वाला डाउट। हाँ भेजिए, क्वेश्चंस है या कैसे? यस सर, क्वेश्चंस हैं। ओके, बताइए। यस सर। क्वेश्चन नंबर 30 वाला बता दो। 30 नंबर। ओके, तो ये 30 नंबर जो कह रहा है आपका कि आपके पास रैंडम सैंपल है जिसका पीडीएफ आपको दे रखा है थीटा 1 माइनस एक्स की पावर थीटा माइनस 1 एक्स बिटवीन 0 एंड 1। तो एच नॉट है थीटा आपका इक्वल टू 1 और h1 है थीटा मोर देन 1। ठीक है, तो पूछ रहा है यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट ऑफ साइज अल्फा। देखो इसमें करना कुछ नहीं, ऑप्शंस में ही आंसर है। ठीक, पहली चीज तो अब एक चीज नोट करो, चारों ऑप्शन में हमारा जो है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स कॉमन है। यस और नो? यस सर, कॉमन है। चलो तो टी मान लेते हैं, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है माइनस समेशन log 1 माइनस एक्स आई। चलो अच्छा कर रहे हो आप, प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर रहे हो, क्योंकि थ्योरी तो आप कहीं किए हुए, तो अभी यही करना पूरे साल, आप अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करो 1 to n। तो अब मुझे ये बताइए, यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि अंडर एच नॉट, अंडर एच नॉट, एच नॉट क्या है मेरा? क्योंकि अल्फा की डेफिनेशन क्या है, साइज की डेफिनेशन पता है आपको क्या होती है? यस सर, क्या होती है? प्रोबेबिलिटी रिजेक्ट एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू। तो मैं वही बात कर रहा हूँ। तो अंडर एच नॉट, जब एच नॉट 2 है तो थीटा को इसमें आप 1 रख दो, तो बताओ एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया? 1 माइनस एक्स की पावर 0। हाँ, 0 कितना हो गया? 1 हो गया, मतलब यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म 0 1 हो गया। x यूनिफॉर्म 0 1 है तो 1 माइनस एक्स क्या होता है? सर ये भी यूनिफॉर्म 0 1 है। एग्जैक्टली। तो माइनस log 1 माइनस एक्स क्या होगा? सर ये एक्सपोनेंशियल 1। एक्सपोनेंशियल 1 को, एक्सपोनेंशियल 1 को मुझे लिखना है, ये काई स्क्वायर में लिखना है ना, तो मुझे काई स्क्वायर में लाना है। तो मैं अगर आपसे पूछूं, एक्चुअली मेरा i फ्रॉम 1 to n, एक मिनट, तो इस पे समेशन लगा देता हूं, i फ्रॉम 1 to n माइनस log 1 माइनस एक्स आई, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? सर गामा हो जाएगा। यस, गामा में क्या? गामा में सर n, 1। चलो n, 1। अब गामा को काई स्क्वायर में कैसे लिखते हो आप? सो ये काई स्क्वायर में क्या बनेगा, क्वेश्चन ये है मेरा। सर कुछ ऐसे लिखते थे कि 2 लैम्डा x इक्वल्स टू काई स्क्वायर 2 अल्फा, जब गामा के पैरामीटर अल्फा और लैम्डा होते थे। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे मुझे मॉडिफाई करना पड़ेगा, क्वेश्चन में थोड़े से गड़बड़ है। क्योंकि पहले बात है काई स्क्वायर 2n या n बनेगा, तो काई स्क्वायर बनने के लिए यहाँ पे या तो 1 या 2 होने चाहिए। जो गामा बनता है, जो काई स्क्वायर n है ना, एक्चुअली दैट इज गामा n/2 1/2। कब? अगर मैं ये वाला पीडीएफ ले रहा हूं, इस पीडीएफ के हिसाब से, ये गामा का पीडीएफ है, सो इस पीडीएफ के हिसाब से ये बनेगा। ठीक, तो ऐसा तो बनना चाहिए, इसको गामा में ऐसा आना चाहिए था। तो मुझे एक तो ये समझ नहीं आ रहा है कि कैसे क्यों किया है, तो इसमें क्वेश्चन में मुझे लग रहा है मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है बता देता हूं। तो अगर मैं इसको 2 टाइम करता तो क्या होता? अगर मैं इसको 2 टाइम करता तो क्या होता? सर अगर 2 टाइम बन जाता सर काई एक्सपोनेंशियल हाफ, ये काई स्क्वायर 2 हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल हाफ इज काई स्क्वायर 2 एक्चुअली। तो ये काई स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2n। ठीक, 2n हो जाएगा। यस, एक्चुअली ये 2 मिसिंग है, तो ये काई स्क्वायर 2n बनेगा। उसके बाद अब देखो आप, तो काई स्क्वायर 2n बन गया, तो इससे काई स्क्वायर n वाले ऑप्शन आउट हो गए, तो मतलब जो बी ऑप्शन है और डी ऑप्शन है वो आउट हो गया, तो ए या सी ट्रू होगा।
अब आपको समझना है कि नोटेशन, तो प्रोबेबिलिटी काई स्क्वायर एन या 2n लेस देन काई स्क्वायर 2n अल्फा। अब आप क्या लेते हो ये नोटेशन पे डिपेंड करता है। तो जब ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ये नोटेशन एक्सप्लेन किया होगा। तो आप बताइए जो काई स्क्वायर का पीडीएफ है, ये नंबर मेरा है काई स्क्वायर एन अल्फा, इसके पीछे की प्रोबेबिलिटी क्या लेते हो आप, आगे की प्रोबेबिलिटी क्या लेते हो? आगे की तो अल्फा होगी, पीछे हाँ। की 1 माइनस। तो ये कितनी होनी चाहिए? 1 माइनस अल्फा। तो आपका लेस देन दे रखा है ना, तो साइज कितनी आ जाएगी 1 माइनस अल्फा। तो 1 माइनस अल्फा वाला ऑप्शन ट्रू, ए ऑप्शन ट्रू है। यस सर। अब आप चेक करो ऑप्शन क्या दे रखा है इन्होंने। यस सर, ये ऑप्शन। तो गलती क्या किया इन्होंने, यहाँ 2 मिस किया इन्होंने। तो आप सही कर रहे होंगे, गलती क्वेश्चन में है 2 मिस किया हुआ इन्होंने। सर एक और पूछना है। नेक्स्ट बताइए। हाँ ठीक है, तो हाँ इसमें क्या x1 x2 xn जो रैंडम वेरिएबल है यूनिफॉर्म 1 2, ठीक है। तो x1 x2 xn जो है यूनिफॉर्म में है 1 2, और आपको बोल रहा है y1 y2 yn जो है वो है यूनिफॉर्म 0 1। एक्चुअली पिछला क्वेश्चन में PYQ है ना, तो आप ओरिजिनल पेपर से मैच कर सकते हो, वेबसाइट पे जाके डाउनलोड करके आप मैच कर सकते हो। ये तो y1 yn यूनिफॉर्म 0 1 है। अब मान लो कि सपोज दैट 2 रैंडम सैंपल्स आर इंडिपेंडेंट और zi इसने डिफाइन किया है 1 इफ xi yi लेस देन 1 है, 0 है अदरवाइज। तो पूछ क्या रहा है आपसे ये, तो आपसे पूछ रहा है कि हाँ तो ये देखो अब इन्होंने लिखा है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी प्रोबेबिलिटी z बार माइनस थीटा मॉड लेस देन एप्सिलॉन दिस इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल एप्सिलॉन मोर देन 0। तो मेरा क्वेश्चन ये है, बताइए इस टर्म का क्या मीनिंग है, ये किसी का डेफिनेशन है दिखा रहा है। क्या, कौन किस पे कन्वर्ज कर रहा है? वो थीटा पे कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी। z बार कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू थीटा, ये तो इसका मतलब है। और वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर क्या कहता है, z बार कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू व्हाट? सर एक्सपेक्टेशन x1 x2। एक्सपेक्टेशन z जो यहाँ लिखा हुआ है वो x बार कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू ex, z बार कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू ez। यस तो ये थीटा किसके इक्वल है एक्चुअली? ez की। क्योंकि वही चीज लिखा है, तो मुझे थीटा ही निकालना है इस क्वेश्चन में, तो मतलब मुझे ez निकालना है समहाउ। अब z के बारे में सोचो आप, अब आप यहाँ पे आ जाओ z के बारे में सोचो, ये है z आपका, है ना। तो अभी आप zi ना लिख के सिर्फ z लिखो, मान लो z रैंडम वेरिएबल एक पॉपुलेशन है। सो z का सपोर्ट क्या है? नहीं सपोर्ट क्या होता है? रैंडम वेरिएबल क्या क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, zi की पॉसिबल वैल्यू क्या है? हाँ, तो कौन से रैंडम वेरिएबल की पॉसिबल वैल्यू 1 और 0 होती है? सर ये तो उसकी होती है बर्नौली। तो zi एक्चुअली बर्नौली है, जो z है वो बर्नौली p है। और अगर z बर्नौली p है तो थीटा अभी आपने बताया कि ez होता है, तो ez बर्नौली का ez क्या आता है? मीन ये होता है। हाँ, क्योंकि ये नथिंग बट बाइनोमियल 1p तो है, तो बाइनोमियल 1p तो mpp हो गया। तो अब जस्ट आपको क्या निकालना रह गया? p की वैल्यू। तो थीटा p के इक्वल है, और बर्नौली में p क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। सक्सेस इज 1, 0 या 1, तो 1 इज सक्सेस एंड 0 इज फेलियर। तो 0 डाल। अब z1 कब आएगा? जब x y लेस देन 1। सो ये रिड्यूस हो गया x into y लेस देन 1 पे। अब ये क्या आएगा? तो डबल इंटीग्रेशन, इसका पीडीएफ लिख लो, दोनों का पीडीएफ 1 के इक्वल है। dx dy, x की वैल्यू 1 से 2 में, y की वैल्यू 0 से 1 में। अच्छा सॉरी, ये तो यहाँ लिख दिया हम, लेकिन हमें इस पे इंटीग्रेट करना, वो तो सपोर्ट था, तो वो तो सैंपल स्पेस है ना, 0 से 1 0 से 1। तो समझ आया ना, ये कर पाओगे आप?
ये निकाल पाओगे? ये निकालना है। टेंशन निकाल। Yes. हाँ, इसको ग्राफ बनाना पड़ेगा आपको। ये ग्राफ बनेगा इसका, फिर इसमें 1 से 2 में लेना है एक x को, और y को 0 से 1 में जाना है। तो ग्राफ बना के आपको ये निकालना है बस। इसकी जो भी वैल्यू आएगी इस रीजन पे इसको इंटीग्रेट करना है, जो भी वैल्यू आएगी वो आपका आंसर है एक्चुअली थीटा। तो ऐसे रिलेट किया बहुत सारे कॉन्सेप्ट को। हाँ, ऐसे ही py लास्ट। हाँ, ओके। तो यहाँ पे ये है कि जो आपके पास है x1 x2 नॉर्मल 0 1 है, x1 x2 IID जो है नॉर्मल 0 1 है आपका। अब सिग्नम फंक्शन हमें पहले से ही पता है कि ये जो लिख रखा है ये सिग्नम फंक्शन है, इसको बोलते हैं सिग्नम फंक्शन या साइन फंक्शन। तो ये जो डिफाइन कर रखा है ना, -1 जब u नेगेटिव, 0 जब u 0, 1 जब u पॉजिटिव, इसको ऐसा भी लिख सकते हो मॉड u अपॉन u या u अपॉन मॉड u जब u नॉन जीरो एंड 0 जब u 0। ठीक है, ये सेम चीज है। तो ठीक है ना, नॉन जीरो होता है या तो नेगेटिव या पॉजिटिव, तो हमने मॉड u अपॉन u कर दिया। तो u पॉजिटिव तो मॉड u हो जाएगा, u अपॉन u 1 आ जाएगा। u नेगेटिव तो मॉड u माइनस u अपॉन u -1 आ गया। अब आते हैं, तो यहाँ मेन बस चैलेंज यहाँ पे क्या है, y1 इज x1 साइन ऑफ x2 एंड y2 इज x2 साइन ऑफ x1। ठीक, सो x1 साइन x2 एंड x2 साइन x1। ठीक, तो क्या करना है, अब आपको ट्रांसफॉर्मेशन लगाने पड़ेंगे यहाँ पे। तो मेन इसका डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है आपको, तो अब इसको प्रूव करना पड़ेगा। हालांकि ये भी नॉर्मल 0 1 ही आएगा और ये भी नॉर्मल 0 1 ही आएगा। तो अब थिंग है कैसे पता चला मुझे, तो इसका प्रूफ है, इजी है। तो प्रूफ के लिए क्या होता है कि अगर इसमें ओपन करूं इसी लॉजिक से, तो क्या होगा, ये y1 जो है x1 के इक्वल है या -x1 के। ये 0 का कोई रोल नहीं है, क्योंकि 0 का रोल इसलिए नहीं है, चलो मान लो लिख देता हूं मैं। तो 1 होगा जब, या यहाँ माइनस यहाँ प्लस कर लो, तो जब x2 तुम्हारा नेगेटिव है, x2 तुम्हारा 0 है और x2 तुम्हारा पॉजिटिव है, तो x2 बराबर, क्योंकि x2 कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, तो x2 बराबर 0 की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 ही होगी, क्योंकि किसी भी पॉइंट पे मास हमेशा 0 रहता है कंटीन्यूअस में। तो इसलिए इसका कोई रोल नहीं है, रोल बस इन दोनों का है। ठीक है, अब x2 नॉर्मल 0 1 है, तो x2 जब नॉर्मल 0 1 है तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, प्रोबेबिलिटी पूछ रहा हूं, प्रोबेबिलिटी। अगर x2 इज नॉर्मल 0 1, सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी x2 लेस देन 0? स्टैंडर्ड नॉर्मल में क्या होता है, हाफ। यस, क्योंकि स्टैंडर्ड नॉर्मल ना ये 0 है, तो इधर हाफ और इधर हाफ, इसकी प्रोबेबिलिटी भी कितनी है, हाफ। अच्छा, तो ये हाफ हाफ प्रोबेबिलिटी हो गया। अगर x1 का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल 0 1 है तो -x1 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, नॉर्मल 0 1। हाँ, एक्चुअली x1 नॉर्मल 0 1 है क्योंकि उसका सपोर्ट पूरा रियल नंबर है, तो -x1 भी नॉर्मल 0 1 ही होगा। तो देखो होता क्या है, विथ हाफ प्रोबेबिलिटी y1 -x1 के इक्वल, जो खुद नॉर्मल 0 1 है, विथ हाफ प्रोबेबिलिटी y1 x1 के इक्वल है, ये भी नॉर्मल 0 1 है, तो ये भी दोनों सेम ही डिस्ट्रीब्यूशन है एक्चुअली। तो इस लॉजिक से ये y1, अगर ये थ्योरम भी है, तो y1 इसलिए नॉर्मल 0 1 ही हो जाता है। इनफैक्ट यहाँ 1/4 यहाँ 1/2 होता तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये नॉर्मल 0 1 है, ये भी नॉर्मल 0 1 है, दोनों नॉर्मल 0 1 ही है ना, स्टैंडर्ड नॉर्मल है दोनों एक्चुअली। सो दैट्स व्हाई y1 भी स्टैंडर्ड नॉर्मल ही हो जाएगा। सेम रीजन से y2 भी नॉर्मल 0 1 हो जाएगा। हाँ, उसी रीजन से ये भी आ गया। अब उसी रीजन से नॉर्मल 0 1 हो गया, तो आपसे पूछा क्या है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन y1 y2 अल्फा है। अब बोल रहा है कि अल्फा इज कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन y1 y2। तो ये हो गया एक्सपेक्टेशन ऑफ y1 y2 y1 y2, ये तो वो लिख दिया मैंने अभी कोवेरिएंस का, अपॉन रूट अंडर वेरिएंस y1 वेरिएंस y2। अब y1 y2 इंडिविजुअली स्टैंडर्ड नॉर्मल है,
तो बताओ इस टर्म की वैल्यू कितनी होगी? ये बताओ, ये देख के y1 कितना होगा? 0 0, नॉर्मल 0 1 है ना, तो ये 0, ये भी 0, वेरिएंस y1 कितना हो जाएगा? 1। तो ये फाइनली रिड्यूस किसमें आ गया? ये हो गया एक्चुअली, ये क्वेश्चन पूरा रिड्यूस होके आपका इसमें आ गया। देखो तो ये जो क्वेश्चन था अब रिड्यूस होके आ गया इस पे, e ऑफ y1 y2 पे। पुट कर दो y y2 की एक्चुअल वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि यही मेन चैलेंज है, क्योंकि ये इंडिविजुअली पता आपको, ज्वाइंट नहीं पता, प्रोडक्ट रैक नहीं पता क्या होगा, तो अब अलग भी नहीं कर सकते, कोई इंडिपेंडेंट नहीं है। देखो y1 x1 और माइनस x1 है जब x2 पे डिपेंड, तो y1 y2 आर नॉट इंडिपेंडेंट, ये समझना है। y1 y2 इंडिपेंडेंट नहीं है, ये जो y1 y2 इंडिपेंडेंट नहीं है एक्चुअली, क्यों? क्योंकि दोनों x1 x2 पे डिपेंड कर रहा है, दोनों x1 x2 पे डिपेंड कर रहा है। सो x1 x2 आर इंडिपेंडेंट बट y1 y2 आर नॉट इंडिपेंडेंट। सो यहाँ पुट कर लो वैल्यू, तो पुट करोगे तो y1 क्या है? x1 सिग्नम ऑफ x2 और ये x2 सिग्नम ऑफ x1, यही है। अब यहां मैं यूज करूंगा ये वाला डेफिनेशन, मैंने कहा था इसका कोई रोल नहीं है क्योंकि ये इक्वल टू 0 वाले का कोई रोल नहीं है कंटिन्यूअस में। सो इस लाइन का कोई रोल नहीं, तो डायरेक्टली तुम सिग्नम u को मॉड u अपॉन u लिख सकते हो। इसका रोल इसलिए नहीं है क्योंकि अब मैं सिग्नम x2 खोल रहा हूं तो मैं लिख सकता हूं मॉड x2 अपॉन x2 जब x2 नॉन जीरो है और x2 व्हेन x2 इज 0, बट x2 0 होने की प्रोबेबिलिटी 0 है तो उसका मेजर 0 है, तो वो पॉइंट पे इरेलेवेंट है। तो सिंपली यहां पे क्या आ गया? x1 और इसको लिख सकता हूं मॉड ऑफ x2 अपॉन x2, ये है x2 और इसको लिख सकता हूं मॉड ऑफ x1 अपॉन x1। अब देख लो क्या हो गया, तो ये इससे कैंसिल, ओ एक मिनट, ये इससे कैंसिल और ये वाला इससे कैंसिल, तो बचा क्या? x1 x2 इंडिपेंडेंट है, क्वेश्चन में गिवन है, IIT लिखा हुआ है, तो इसको ब्रेक कर दो। सो e ऑफ मॉड x1 e ऑफ मॉड x2। सो यहां हम ब्रेक इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि y1 y2 आर नॉट इंडिपेंडेंट, दे आर डिपेंडेंट। यहां ब्रेक इसलिए कर पा रहे क्योंकि इंडिपेंडेंट है, और ये मीन डेविएशन अबाउट मीन ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल फॉर्मूला याद है? सिग्मा रूट ओवर 2 बाई पाई। हाँ, तो ये फॉर्मूला क्योंकि सिग्मा यहाँ 1 है तो रूट 2 बाई पाई, रूट 2 बाई पाई, सो जस्ट आंसर आ गया 2 बाई पाई। तो अल्फा इज रूट, तो पाई अल्फा इज इक्वल टू 2, दिस इज आंसर। इससे कम नहीं होगा, तो ये हो गया। सो फाइनल आपका आंसर ये आ गया, ठीक है, तो ये आंसर हो गया। नेक्स्ट बताओ क्या है इसमें, कौन सा क्वेश्चन है? 39 नंबर क्वेश्चन। 39 यस ओके। तो यहां पे जो सिंपल लॉजिक ये है कि fx ऑफ x इज 1/2 e की पावर माइनस मॉड x माइनस थीटा, जहां पे x जो है वो रियल नंबर है, ठीक। ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, रैंडम सैंपल साइज 4 का है। तो यहां मैंने पहले एक चीज आपको पूछूं मैं, देखो ये रैंडम सैंपल है x1 x2 x3 x4। बचपन में हमें 4 नंबर दिया होता था लोअर क्लास में, तो हम मीडियन कैसे निकालते थे? मीडियन तो पहले तो अरेंज करते थे, है ना, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अब मिडिल वाला ढूंढते थे हम, तो बताओ यहां मीडियन क्या होगा? ये मेरा मैंने ऑर्डर कर लिया, पहले मेरे पास रैंडम सैंपल साइज 4 का है, उसको ऑर्डर कर लिया मैंने, तो मीडियन क्या आएगा? सैंपल मीडियन, इसको निकाल रहा हूं, इसको बोलता हूं मैं सैंपल मीडियन, जो निकाल रहे हैं वो है सैंपल मीडियन। क्या होगा इसमें? सर मीन 2 और 3 x ऑर्डर 2 x ऑर्डर 3 का मीन होगा। यस, सो दैट इज वन ऑफ द मीडियन। इज इट यूनिक? क्या इसके अलावा दूसरा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो आप कह रहे हैं ये मीडियन है,
क्या ये वाला मीडियन हो सकता है? क्या ये वाला मीडियन हो सकता है? यस और नो? यस सर। यस, एक्चुअली इस बीच का हर नंबर मीडियन है। मीडियन इस क्या होता है? जो डेटा को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। फॉर एग्जांपल मान लो 1 2 3 4 चार नंबर है, 2.1 भी मीडियन है, 2.5 भी मीडियन है जो आप लोग जानते हो, 2.9 भी मीडियन है, 2.8 भी मीडियन है, 2.3 भी मीडियन है। सो एनी नंबर बिटवीन 2 and 3 आर मीडियन एक्चुअली, एक्सक्लूडिंग 2 and 3। तो यहां पे जो मीडियन होगा एक्चुअली इज द एनी नंबर इन इंटरवल सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स एंड थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। तो ऑब्वियसली जो आप लोग कहते हैं तो ये तो होगा ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी एक मीडियन है, दिस इज वन ऑफ द मीडियन, मीडियन इज नॉट यूनिक। सो इस इंटरवल का हर नंबर मीडियन है एक्चुअली। तो ये कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज होगा। पहली बात, इसका एमएलई पूछा है आपसे, तो इस डायरेक्टली ये वो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, लाप्लास डिस्ट्रीब्यूशन है, डायरेक्ट थ्योरम होता है कि इसका जो एमएलई है वो सैंपल मीडियन होता है। और मैं ये बता रहा सैंपल मीडियन निकालते कैसे हैं। तो ऑड होता तो बीच वाला डायरेक्टली सैंपल मीडियन हो जाता, क्योंकि ये इवन है तो जो बीच वाले दो आपके पास, उसके बीच का कोई भी नंबर मीडियन हो सकता है, देयर इज नो प्रॉब्लम। पर्टिकुलरली दिस इज आल्सो अ मीडियन, बट देयर आर एनी नंबर बिटवीन दिस टू इज अ मीडियन। तो यही कॉन्सेप्ट है। देखो उससे पूछा गया है, तो यहां से आपसे पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि पहला ऑप्शन यही है। एक तो ये बुक जो छापा ना उसने प्रिंटिंग मिस्टेक बहुत की है, कहां से लिए हो, ये ब्रैकेट छोड़ दिया है फिर से पहला ऑप्शन में, है ना। जो ए ऑप्शन है, एक्चुअल पेपर में तुम देखोगे तो एक्चुअल पेपर में ये है, और इसने क्या किया है, ब्रैकेट छोड़ दिया है, तो मतलब मीनिंग बदल गया है ना। इसने मिस्टेक बहुत की, इसने प्रोपरिंग नहीं किया है। तो ठीक है, सो दिस इज द, बोल रहा है कि दिस इज यूनिक एमएलई। तो पहले मैं एमएलई निकालना सिखाता हूं। एमएलई क्या होता है, तो हम लाइक्लीहुड फंक्शन लिखेंगे। लाइक्लीहुड फंक्शन इसका लिखेंगे ज्वाइन पीडीएफ, तो ये हो जाएगा 1/2 की पावर n e की पावर माइनस समेशन xi माइनस थीटा i फ्रॉम 1 to n। यही है लाइक्लीहुड फंक्शन। अब एमएलई में करना क्या होता है बताओ। लाइक्लीहुड को सर थीटा की मतलब वो वैल्यू जिस पे लाइक्लीहुड मैक्सिमम हो, तो मुझे इस फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है, सिंपल। तो मुझे इस फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है। तो एक थ्योरम होता है, देखो ये तो नंबर हटाओ, इसको मैक्सिमाइज करना है। अब पावर में है माइनस, तो इसको मुझे करना होगा मिनिमाइज। ये जितना मिनिमम होगा ये वैल्यू उतनी मैक्सिमम हो जाएगी। सो मुझे इसको मैक्सिमाइज करना है। दिस इज मैक्सिमम इफ एंड ओनली समेशन मॉड xi माइनस थीटा इज मिनिमम। अब ये फिर से थ्योरम है। अब ये थ्योरम आता है कि दिस इज मिनिमम इफ एंड ओनली थीटा इज मीडियन ऑफ x1 x2 xn। ये थ्योरम है। सो थीटा इज मीडियन ऑफ x1 xn। मैं यहां निकाल के बताया तुम्हें कि सैंपल साइज 4 का है, तो इस बीच का हर नंबर मीडियन होगा। पहला ऑप्शन पढ़ो। तो इस बुक को ना पहले तो ओरिजिनल पेपर से तुम्हें करना पड़ेगा, बहुत मिस्टेक्स हैं, अभी 2-3 महीने देख लिए ये है। तो पहला ब्रैकेट में एक्चुअली एग्जाम में जो ओरिजिनल पेपर है उसमें, तो ड्राइव में है ओरिजिनल पेपर। ड्राइव में तुम जाओगे ना तो कंबाइंड है पूरा 2005 से लेकर 2024 तक का एक साथ कंबाइन किया हुआ है। तो सो ये बोल रहा है दिस इज अ यूनिक मीडियन। बताओ ट्रू और फॉल्स। हाँ देखो अब आंसर क्या है इसका, आगे लिखूं मैं तो थीटा बिलोंग्स टू, हमारा आंसर इस क्वेश्चन का ये है। सो एनी थीटा बिलोंग्स टू दिस इंटरवल इज द एमएलई। इसका आंसर ये आ गया। लाइक्लीहुड फंक्शन है, ये मैक्सिमम होगा फॉर द एनी थीटा बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, क्योंकि ये सैंपल मीडियन है। तो ये फॉल्स है बिकॉज ऑफ यूनिक वर्ड। अगर यूनिक वर्ड नहीं होता तो ये करेक्ट ऑप्शन होता। ऐसा होता कि हाफ एक्स सेकेंड ऑर्डर प्लस थर्ड ऑर्डर इज एन एमएलई, दिस इज ओके। इज यूनिक एमएलई इसलिए गलत है, यूनिक नहीं है, देयर आर लॉट अदर्स आल्सो। तो ये ऑप्शन इसलिए गलत है यूनिक वर्ड की वजह से। सेकंड बोल रहा है कि जो सारे ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है वो सफिशिएंट है, तो ये भी थ्योरम है डायरेक्टली कि जो सैंपल साइज 4 का है ना, तो जो फुल सैंपल होता है वो हमेशा सफिशिएंट होता है। और इसी को तुम ऑर्डर में लिख दो
यही All चीज, sample is always क्योंकि जो ब्रैकेट जो 4 है वो मिलके सैंपल ही तो बना रहा है, तो ये फुल सैंपल इज ऑलवेज सफिशिएंट। तो दूसरा ट्रू, पहला गलत दूसरा ट्रू हो गया। और तीसरा कह रहा है 1/4 टाइम दिस, यहाँ भी ब्रैकेट छोड़ा है उसने, देखो x2 x3 के बाद ब्रैकेट है, एंड x2 plus x3 plus 2 is the MLE of theta into theta plus 1, ये भी ट्रू लग रहा है, ठीक है ना। यूनिक नहीं बोला, इसने बोला एक MLE है, तो यस। सो चूंकि ये वाला थीटा का MLE है एक, सो थीटा इंटू थीटा प्लस 1 की बात कर रहा है, तो हाफ सेकेंड प्लस थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स और हाफ सेकेंड प्लस थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स प्लस 1। मैंने क्या किया, थीटा की जगह उसका MLE रख दिया, ये मतलब ये यूनिक नहीं है, दिस इज वन ऑफ द MLEs। तो ऑप्शन देख के मुझे ये आइडिया आया कि चूंकि ये MLE तो है, यूनिक नहीं है लेकिन MLE है, क्योंकि मीडियन है ये, तो हो गया। देखो ये यही चीज है जो ऑप्शन में लिखा है, एलसीएम ले लो, तो एलसीएम ले लोगे तो वही बन जाएगा जो ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन ट्रू है, सी वाला, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी वाला ट्रू है। एंड डी कह रहा है कि x1 x2 x3, यहां भी इसने घपला किया है ब्रैकेट का, इज अ कंप्लीट स्टैटिस्टिक्स। ये किस कंपनी का बुक है, किसका है ये? सो इसने ठीक से नहीं लिखा है, ठीक है ना। तो yes. बताओ क्या है, x1 x2 x3 x1 x2 x4 इज कंप्लीट। तो अब यहाँ प्रॉब्लम है ना, मान लो तुम्हें अगर कॉमा इधर उधर कर दिया इसने टाइपिंग मिस्टेक में, तो क्वेश्चन ही बदल गया ना, फिर तो हम गलत इंटरप्रेट करेंगे उसको, ये दिक्कत है। सो तो एक्चुअल क्वेश्चन आई थिंक जो है x1, और चलो मान लो ये सही लिखा है फॉर एग्जांपल, लेकिन मुझे लग नहीं रहा सही लिखा है, चलो मान लो भी सही है। तो ये क्या लिखा है, कंप्लीट। अच्छा छोड़ो ना, कंप्लीट में क्या है, हमारे पास कितने पैरामीटर है, पॉपुलेशन के पास कितने पैरामीटर है, 1 है। तो और इसके कितने डायमेंशन है डी ऑप्शन के, सर मोर देन 1। हाँ, इसका इसके हिसाब से अगर इसको मैं सही मान लूं तो इसने लिखा है x1 x2 x3 और x1 x2 x4, ये 3 डायमेंशनल है, 1 2 3 मतलब 3 डायमेंशनल है ये एस्टिमेटर, और एक ही पैरामीटर है। तो कंप्लीट के लिए थ्योरम है कि अगर एक पैरामीटर है तो सिंगल डायमेंशनल ही कंप्लीट हो सकता है, 2 या 3 डायमेंशनल 4 डायमेंशनल कभी कंप्लीट नहीं होगा, तो ये कंप्लीट तो नहीं होगा, तो ये गलत है, ठीक है। तो डी फॉल्स है, बी सही है, सी सही है, ए फॉल्स है, ए डी फॉल्स है, बी सी सही है। डन। अब क्या रह गया, 37 में क्या है, x1 x2 xn भी है, रैंडम सैंपल नंबर 0 सिग्मा स्क्वायर, और आपको दे रखा है क्रिटिकल रीजन समेशन xi स्क्वायर मोर देन इक्वल टू chi स्क्वायर n अल्फा। अब देखो यहाँ भी क्या किया इसने, ये ऐसा होना था chi स्क्वायर n अल्फा, इसने क्या लिखा है, यहाँ अल्फा कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा है, तो ये है xi स्क्वायर मोर देन इक्वल टू chi स्क्वायर n अल्फा, ये आपका क्रिटिकल रीजन है। और सो एज मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन, सिंपल है ना, क्या करना है तुम्हें, ये सब सिंपल वर्ड से सिंपल है ना। तो ऑफ लेवल अल्फा इज, तो पहली बार तुम्हें रूल देखना पड़ता है। देखो इसमें केस नोटिस करो, इसमें क्या होता है, H0 में वैल्यू लेस देन जो H1 में है, और कुछ में वैल्यू मोर देन H1 में होगा, है ना। जैसे ए बी सी में क्या हो रहा है, ए बी में क्या हो रहा है एक्चुअली कि H0 में वैल्यू कम है, H1 में ज्यादा है, और सी डी में क्या हो रहा है कि इसमें कम इसमें ज्यादा है, हो जाएगा। तो क्या करोगे इसमें, क्वेश्चन ये है कि करना क्या है ना। आई थिंक राइट रिजल्ट है, देखो। तो इसके लिए पहले तुम्हें देखो क्रिटिकल रीजन इसका क्या आएगा, तो क्रिटिकल रीजन निकालना आता है, यस सर, LH0 अपॉन LH1 लेस देन इक्वल टू k कर दो तुम, तो ये कर दोगे तो इससे क्रिटिकल या तो मोर देन आएगी लेस देन आएगी। तो इसमें ये है कि जैसे एग्जांपल के लिए, फॉर एग्जांपल में 2 ऑप्शन में तुम्हारा H0 लेस देन H1 है, मतलब H0 में जो वैल्यू दे रखी है वो लेस देन H1 है, और दूसरे वाले में H0 में ज्यादा वैल्यू लेस देन, तो एक में आएगी लेस देन इक्वल टू, एक में आएगी मोर देन इक्वल टू, तो वहां से 2 ऑप्शन आउट हो जाएगा, ठीक। अब
उसके बाद क्या कह रहा है कि साइज अल्फा का तुम्हारा टेस्ट है, कौन सा मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन है, तो पावर निकालना पड़ेगा तुम्हें। तो इसमें हम क्या करें, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? रिजेक्ट H नॉट व्हेन H1 is true। तो रिजेक्ट एच नॉट एंड H1 इज ट्रू। तो पहले तो मुझे देखना है H1 इज ट्रू का मतलब, अगर मैं डी ऑप्शन में देखूं तो सिग्मा स्क्वायर 1/4 है, सी ऑप्शन में देखूं तो सिग्मा स्क्वायर 1 है। पहले तो इससे डिसाइड करना पड़ेगा मोर देन किसका आता है, पहले तो वो दो ऑप्शन एलिमिनेट होंगे, उसके बाद सी डी में चेक करना है। तो इसमें क्या ऑप्शन डी करेक्ट दे रखा है, चेक करो। तो डी अगर दे रखा है साइज अल्फा होनी चाहिए, साइज अल्फा तभी आएगी। अच्छा एक काम कर लो ना, इतना करने की जरूरत नहीं है, कौन से वाले क्रिटिकल रीजन का साइज अल्फा है ये देख लो, पावर को तो सब है, साइज अल्फा की पावर निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि पावर से ज्यादा टाइम हो जाएगा। तो बस ये देख लेते हैं कि किसमें साइज अल्फा हो जाएगी। तो साइज का डेफिनेशन क्या है, साइज अल्फा का रखा है इसमें तो हाँ सर ए और बी ऑप्शंस ट्रू दिखा, ये भी दोनों। यस सर। हर बार बोल रहा हूँ कि साइज देख लो, साइज किसका 1 होगा, क्योंकि वो तो तुम्हें चेक करना पड़ेगा ना, वही तो बोल रहा हूँ कि इससे मतलब कोई दो ऑप्शन में मोर देन इक्वल टू केस आएगा, कोई दो ऑप्शन में लेस देन इक्वल टू केस आएगा। अब मुझे ये नहीं पता कौन से में ग्रेटर वो चेक करना पड़ेगा, तो देखना पड़ेगा, तो करके देखना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या करना, साइज निकाल देना है तुम्हें। तो साइज क्या होता है, रिजेक्ट H नॉट व्हेन H1 is true। when H नॉट इज ट्रू। अब यहीं से तुम अंदाजा लगा सकते हो कि ये x स्क्वायर का डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वायर कब बनेगा, कौन से H नॉट के लिए। xi तुम्हारा क्या था, व्हाट वाज योर xi, ये था ना। Yes, मैं बोल रहा हूं xi स्क्वायर काई स्क्वायर कब बनेगा, सर जब डिवाइड कर देंगे ना रूट सिग्मा स्क्वायर से। लेकिन नहीं, काई स्क्वायर 1 बनने के लिए सिग्मा को 1 होना पड़ेगा ना। यस सर। ये नॉर्मल 0 1 होगा तभी तो काई स्क्वायर 1 होगा। ये पेपर ही होगा। तो उसके लिए जहां H नॉट में 1 है वो ऑप्शन ट्रू हो सकता है, ठीक। तो इस क्वेश्चन का अप्रोच क्या है, मैं पूरा सॉल्व नहीं किया हूं, इसमें दो चीजें हैं एलिमिनेट करने के लिए। एक तो है कि इससे पहले ये कैलकुलेट करो, तुम याद भी रख सकते हो, बता कि थ्योरम है, तो तुम ये याद रख सकते हो कि नॉर्मल 0 सिग्मा स्क्वायर में जब सिग्मा स्क्वायर के लिए टेस्ट करते हैं तो H नॉट में वैल्यू ज्यादा है, H1 में कम है, तो क्रिटिकल रीजन क्या है। जैसे यहाँ से मुझे ये समझ आया, जैसे तुमने आंसर बताया, तो इसका मतलब ये है कि जब H नॉट में वैल्यू कम है और H1 में ज्यादा है तो साइन क्या आएगी, मोर देन इक्वल टू की, ये है। और जब उल्टा होता है, जैसे सी ऑप्शन का क्रिटिकल रीजन और डी ऑप्शन का क्रिटिकल रीजन आएगा लेस देन इक्वल टू एक्चुअली सी डी ऑप्शन का, तो वो से क्लियर हो गया, एक तो उससे सी डी आउट हो गया। अब अल्फा साइज देख लो किसका है, तो एज साइज निकालेंगे तो सिग्मा इज 1, तो सिग्मा जब जो ही यहाँ 1 रखेंगे नॉर्मल 0 1 हो गया, तो xi स्क्वायर काई स्क्वायर 1, तो समेशन xi स्क्वायर काई स्क्वायर n, और काई स्क्वायर n अल्फा है, तो काई स्क्वायर n अल्फा है, तो इधर हमारे पास काई स्क्वायर n अल्फा है, और ये मोर देन की बात कर रहा है, तो इसके मोर देन की प्रोबेबिलिटी क्या है, अल्फा, अल्फा आएगी। तो इसीलिए दोनों ऑप्शन में अल्फा ही आएगी, क्योंकि दोनों में सिग्मा स्क्वायर 1 ही है, इसीलिए। तो इसीलिए एक बार लिख के देख लो, ये सारे क्वेश्चन जो भी डाउट पूछे ना, इसका खुद से सॉल्यूशन लिख के देखो कि तुम्हें अभी समझ आया कि नहीं आया, और जो क्वेश्चन रह गया वो फिर पूछ सकते हो तुम। यस थैंक हाँ, यू। तो इसको दोबारा सॉल्व, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। हाँ इसके भी रिकॉर्डिंग मिलेगी, ये अपलोड होगा एज अ डाउट क्लास, तो डाउट क्लास में 250 वीडियोस हो चुके हैं, तुम बोला भेज दूंगा, तो डाउट क्लास में चेक करना लेटेस्ट वाला कौन सा है, रात तक कल तक अपलोड हो जाएगा, तो उसमें ही तुम्हें रिकॉर्डिंग मिल जाएगा एज अ डाउट क्लास, ठीक है ना। थैंक यू। हाँ तो उसको सॉल्व करो, और बाकी फिर और डाउट हो, डेली 10 से 11 में डाउट क्लास होती है, ठीक है ना। रात को डेली 10 to 11 डाउट क्लास ही चलती है, तो जब बच्चे डाउट पूछते तो रहता हूँ, तो फिर मैं चला जाता हूँ, ये है। किसी का रह गया कोई क्वेश्चन, सर मेरा एक डाउट है। बोलिए। सर मैं ग्रुप में भेज रही हूँ। जी
sum of all 4 digit distinct number that can be formed with the digit 1 2 2 3 is सम निकालना है. सम बड़ा डिफिकल्ट काम है निकालना. तो नंबर ऑफ डिजिट निकालना तो आसान है, सम के लिए फिर ऐड करना पड़ेगा. हो जाएगा ऐसे तो. सो कितने बनेंगे भैया, देख लो कितने बनेंगे.